हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स 2 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस। चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर है मैथ्स 2 का, बायनोमियल थियरम। और एक्सरसाइज 8.1 के अंदर अब हम करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 क्वेश्चन तक है इस एक्सरसाइज 8.1 में। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश कर लिया था। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और ये एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन दैट 95% विल वर्क। अ सैंपल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम ध्यान से देखो। अब यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क दिया है, ये है क्या फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ध्यान से देखो, बताऊंगा। सबसे पहले मुझे याद है कि मैंने जब कंप्यूटर लिया था इन ईयर 2005-6 जो ईयर था, 6-7 था कुछ तो मैंने जो कंप्यूटर लिया था, जैसे कि आप अभी कंप्यूटर लेते हो तो उसमें CD राइटर होता है, DVD राइटर होता है। एट दैट टाइम वहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव होता, फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी इस तरह का एक जो रेक्टेंगुलर होता था डिवाइस होता था और इसके अंदर थोड़ा सा स्टोरेज होता था, कुछ डॉक्यूमेंट्स हम इसमें जो है सेव कर सकते थे। ओके 144 KB या इस तरह के साइज होता था, इतने साइज का एक फ्लॉपी होता था। ओके ये ब्लैक कलर का होता था, इसको हम लोग फ्लॉपी बोलते थे। और CPU के अंदर एक ड्राइव होता था, जैसे CD डालते हैं ना जिसमें, वैसे एक फ्लॉपी ड्राइव, उसके अंदर फ्लॉपी डालते थे। और कंप्यूटर के अंदर से कोई भी डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर कॉपी करके हम जो है कैरी कर सकते थे। फिर धीरे धीरे इसका जमाना गया, ये अलग अलग साइज में भी आते थे लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं होता था, MBs वगैरह में ज़्यादा नहीं आते थे। ओके इसके बाद क्या आ गया, फ्लॉपी डिस्क के बाद CD आ गई, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके कॉम्पैक्ट डिस्क आ गया, इस तरह से आप जानते हो। CD आ गई जिसके अंदर कुछ स्पेस होते थे, 700 MB 800 MB इस तरह से। उसके बाद DVD आ गई, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी इसी तरह से होता था बट इसकी साइज बहुत ज़्यादा होती थी, ये GB में होती थी, 3-4 GB इस तरह से। फिर इसके बाद पेन ड्राइव आया। ओके पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव जो आप जानते ही हो, आप यूज़ करते ही हो। ओके ये GB के अंदर होता है, छोटा सा होगा, USB के जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा जो हिस्ट्री है फ्लॉपी डिस्क का, मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे तो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, बायनोमियल का बताना था। तो क्वेश्चन में हमारे 9th है, यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क है। देखो ये फ्लॉपी डिस्क इस तरह से होता है फ्लॉपी डिस्क। और ये जो फ्लॉपी डिस्क है ना बहुत जल्दी करप्ट हो जाता था, आपको पता है ना। पेन ड्राइव भी कभी कभी करप्ट हो जाता है। अभी तो मेमोरी कार्ड भी आ रहे हैं ना, माइक्रो मेमोरी कार्ड, मिनी मेमोरी कार्ड वगैरह। तो देखो मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है। वैसे CD भी कभी कभी ख़राब हो जाती थी, रीड नहीं हो पाती थी। तो फ्लॉपी डिस्क भी बहुत बार ख़राब हो जाती थी, डिफेक्टिव। इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज़ नोन दैट 95% विल वर्क। ये फ्लॉपी जो है किसी बॉक्स के अंदर जितने भी फ्लॉपी है, समझो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लॉपी है, तो उसमें कोई फ्लॉपी वर्क करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 95%। प्रोबेबिलिटी इज गिवन 95%। सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी that floppy disk will work। probability that floppy disk will work, क्या लिखा देखो, will work। ओके floppy disk will work is, कोई floppy disk जो है वो काम करेगा, उसकी probability इतनी है। A sample of 3 of the disk is selected at random। यहाँ पर देखो n is equal to 3 है, 3 डिस्क कलेक्ट किया तो सबसे पहले n मिल गया, प्रोबेबिलिटी P मिल गया। P 95% है, मतलब कन्वर्ट करो 95% को अपॉन 100 करो, 5 से कैंसिल करो, 5 1 5, 5 9 45, 5 2 20। ओके सो 19 अपॉन P कितना है, 19/20 आ गया, हम लोगों को P मिल गया। सबसे पहले N आया, P, और P के हेल्प से आप क्या करोगे, हर बार की तरह Q निकालना, 1 माइनस P, 1 माइनस 19/20। सो Q इज इक्वल टू 20 माइनस 19, 1/20। तो ये Q आ गया। देखो हम लोगों को N, P और Q आ गया। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल भी लिखना चाहिए। रैंडम वेरिएबल क्या है, क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल वर्क। नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क, नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क विल वर्क, नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क विल वर्क। कितने फ्लॉपी डिस्क है जो काम करेंगे, खराब नहीं होंगे। ओके सो अब यहाँ पर आप लिखोगे रैंडम वेरिएबल करिस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, P लिखते हैं, याद रखो ऐसे लिखा जाता है n, P, हमेशा याद रखो। पहले n कितना है 3, P प्रोबेबिलिटी कितना है 19/20,
तो अब ये है, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है ना, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको रफ किया जाए। ओके चलो फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ से फॉर्मूला क्या था देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस एक्स। होप सो आपको अभी तक याद हो गया होगा, लास्ट लेक्चर है ये इसका। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 9th में, नन फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा नन विल वर्क, ऐसा दिया है, नन विल वर्क, कोई फ्लॉपी काम नहीं करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 निकालना है। n की वैल्यू देखो यहाँ पर 3 है, 3c और x की वैल्यू 0 है। p यहाँ पर देखो 19/20 है, q 1/20 है, तो यहाँ पर आ गया 19/20 और q 1/20, दोनों का पावर क्या होगा, इसका पावर x है, x मतलब 0 और n माइनस एक्स मतलब 3 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो किसका भी c 0 होगा तो ये 1 आ जाएगा, पावर 0 है तो भी 1 आ जाएगा, और 1/20 क्यूब, 3 माइनस 0 क्यूब आ गया, 1 का क्यूब 1 और ये हो गया 20 क्यूब। सो फाइनली आंसर क्या मिला, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 अपॉन यहाँ पर आ गया 20 क्यूब। ओके सो ये हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आया, ये आंसर आया फर्स्ट का। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए आंसर आया। अब सेकंड क्या है देखो, इसी तरह से सब करते जाओ, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है, ये मेन फॉर्मूला है। दूसरा क्वेश्चन है वन फ्लॉपी डिस्क विल वर्क, एक फ्लॉपी काम करेगा, तो क्या करोगे, सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, यहाँ x है ना 0 लिए थे, यहाँ 1 ले लो, 1 3, जहाँ भी 0 था 1 ले लो, x की जगह यहाँ 1 ले लो। p देखो सेम होगा 19/21, यहाँ 1/20 और ये 3 माइनस 1। इसके बाद देखो ये 3c1 है, किसी का c1 हो तो ये 3 का 3 आता है, इंटू ये 19/20 है तो ये यही आ जाएगा, और इंटू ये 3 माइनस 1 यानी 2 है, स्क्वायर 1/20 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 20 का स्क्वायर आ गया। इस तरह से इसको अब ऐसे लिखो ताकि फ़र्क पता चले। अब ये देखो ये 3 है, 3 और ये 19 1 जा 19 हो गया, अपॉन 20 स्क्वायर और 20, ये 20⁻1 20 स्क्वायर 20 क्यूब हो गया। ओके ये 20 क्यूब हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं, 3 और 19 का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो या ऐसे भी रखो तो भी चलेगा। तो ये इस तरह से हो चुका है, और ये किसका वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अलग अलग केसेस है टेक्स्ट बुक के अंदर। पहला क्या था, नन विल वर्क, दूसरा 1 विल वर्क। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो इसके अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप देखते हो तो जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर थर्ड क्वेश्चन है 2 विल वर्क। क्या है, 2 मतलब 2 फ्लॉपी डिस्क विल वर्क, 2 विल वर्क। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, जहाँ पर 0 ले रहे थे 1 ले रहे थे उसकी जगह 2 ले लो। फॉर्मूला यही रहेगा, n p और q की वैल्यू फिक्स है, n की वैल्यू 3, q और p ये फिक्स वैल्यू रहेगा, डोंट चेंज इट। सो क्या रहेगा देखो, NCx यही रहेगा, यहीं से देखो जहाँ 1 था वहाँ 2 रखना, 3c2 ओके 19/20 और ये 2 और ये ऑलरेडी 1/20 है, यहाँ पर x था और ये x था, 3 n माइनस एक्स, 3 माइनस 2। क्या करते हैं, यहाँ जो होता है वो यहाँ आता है और इनको माइनस करके यहाँ आता है। सो 3c2 कैसे आएगा देखो, 3c2 तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1, तो 3c1 और 3c2 की वैल्यू सेम, 3c1 3 आया था तो ये भी 3 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 3 ये 2 है मतलब 2 बार कम करना, 1 2 कम किया, और नीचे वाले को क्या करना, अपन में 1 तक लेके जाओ ये। सो 3/1 देखो 3 आया, और ये क्या है 19 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर, ये स्क्वायर है। 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 1:1 1 20:1, तो ये इस तरह से है। सो फाइनली ये हो गया 3, ये 19 स्क्वायर इंटू 1 19 स्क्वायर आया ऊपर, अपॉन 20 स्क्वायर और 20:1 मिलके 20 क्यूब हो गया। ये हो गया थर्ड आंसर। ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, ऑल 3 ऑफ द सैंपल विल वर्क, ऑल 3 ऑफ सैंपल विल वर्क, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। अब क्या दिया है कि तीनों के 3 जो सैंपल है वो काम करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये लिखना था, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑल 3 बोला है। फॉर्मूला यही रहेगा, x की वैल्यू देखो हर बार x की वैल्यू चेंज होगी, सिर्फ x की वैल्यू p q n सेम होगा। सो क्या आ जाएगा n इज व्हाट 3, सो 3c x वैल्यू 3 है, p कितना है 19/20, q 1/20, ये 3 था यहाँ पावर में आया, 3 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा। सो 3c 3 दोनों सेम है तो आंसर क्या आता है 1,
19/20, 19 क्यूब अपॉन 20 क्यूब इंटू 1, ये 3 - 3 0, 1/20 रेस टू 0 1, एनीथिंग रेस टू 0 1. सो ये आ गया 19 क्यूब अपॉन 20 क्यूब. ये हमारा फाइनल आंसर आया इस तरह से. ये क्या हो गया 3 - 3 0, इसका वैल्यू 1 हो गया. ये सेम है 1, 19/20 क्यूब, ये इस तरह से हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन हो गया. 9th में 4 सब क्वेश्चन थे, सब सिमिलर ही थे. पहले यहाँ नन था तो x की वैल्यू 0 लेना था. फॉर्मूला एक ही है, देखो पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला आएगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं 7th चैप्टर से बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है बस यही फॉर्मूला हर बार अप्लाई करना पूरे चैप्टर में. इस फॉर्मूले के बेसिस पर नन है तो x की जगह 0 लिया, 1 विल वर्क तो x की जगह 1, 2 विल वर्क x की जगह 2, 3 विल वर्क तो x की जगह 3. और तरीका वही है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन भी नहीं करना. इस तरह से जो आता है छोड़ देना, इस तरह से पीछे आंसर मैच कर लेना. ओके, हमेशा क्या करना है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे जो थियोरेटिकल बड़ा क्वेश्चन है उसमें से n की वैल्यू ढूंढ लो और p की वैल्यू ढूंढो. p ढूंढा तो इस फॉर्मूले से आपको q आ जाएगा, ये हमेशा याद रखो. ये तीनों पहले निकालना है. ओके, बहुत ही ईजी सोल्यूशन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कॉपी कर लो. 10th वाला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो. 10th क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6th थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई. सिंगल डाई इस तरह का डाई है. ओके, लूडो में जो आप खेलते हो, सांप सीढ़ी में वगैरह, और ये जो डाई है इसके ऊपर नंबर जो अपर मोस्ट फेस पर आता है. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 6s इन 6th थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई. आप है ना, इसको जब थ्रो करते हो तो इसके ऊपर 6 आना चाहिए. कितना आना चाहिए, 6. कम एट मोस्ट 2 6s, क्या लिखा है, एट मोस्ट 2 6s इन 6th थ्रो. इसका मीनिंग समझो. और क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. यानी कि आप इस डाई को एक बार थ्रो करोगे, 6 आया कि नहीं देखोगे, दूसरी बार थ्रो किया, तीसरी बार थ्रो किया, करते करते 6 टाइम्स आपने इसको थ्रो किया, 6 बार डाइस को फेंका, तो बोलता है एटमोस्ट 2 6s, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 6 आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 6 आना चाहिए. सो रैंडम वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ 6s, नंबर ऑफ 6. ओके, नंबर ऑफ 6s लिख सकते हैं रैंडम वेरिएबल. कितनी बार थ्रो कर रहे हो, 6 टाइम्स. सो n इज 6. सबसे पहले तो n निकाल लो ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब इस तरह से लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी लिख दे रहा हूँ, ऑफ गेटिंग. हर क्वेश्चन में लिख देना एक लाइन ना, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6. ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी 6 आया तो सक्सेस है, 6 नहीं आया तो फेलर है. सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, देखो इसमें नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6. इस 6 नंबर में से 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 6 में से एक ही है ना 6, 1 2 कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, उसमें से एक ही 6 है, तो 6 एलिमेंट में से एक ही 6 है. समझ में आ रहा है. सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6. सो Q क्या आ जाएगा, Q इज़ 1 - P, 1 - 1/6. सो Q इज़ 6 × 1 6 - 1 5/6. तो देखो P और Q आ गया, P और Q आ गया, N आ गया, बस हो गया ना सॉल्व. इसको आप ऐसे लिखोगे, रैंडम वेरिएबल बिलोंग्स टू बाइनोमियल n, P. N क्या है 6, P क्या है 1/6, ये लिखना. नाउ राइट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, NCx P. सॉल्व करते करते आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा. यहाँ जो x होता है वो P के ऊपर आता है और इन दोनों को माइनस करेंगे तो Q के ऊपर आता है. अब यहाँ पर बोला क्या गया है, देखो क्वेश्चन में एटमोस्ट 2 6s इन 6th थ्रो. 10th में कोई सब क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन है, यानी कि 6th थ्रो में 2 6s आना चाहिए, वो भी एटमोस्ट. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हुआ तो चलेगा. ऐसे ही एक एटलीस्ट वर्ड आता है, एटलीस्ट 2 होता है, इसका मतलब क्या, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, उससे ज़्यादा हुआ तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए. एटमोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ व्हाट, एटमोस्ट 2, 2 को इक्वल हो या 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू. अब देखो ये फॉर्मूला रखने के पहले ये जो लेस देन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी x वैल्यू शुड बी लेस देन 2. अब देखो यहाँ पर जो 6 आएगा, रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, रैंडम वेरिएबल. तो रैंडम वेरिएबल क्या आएगा, इसको 6 बार थ्रो करोगे तो या तो एक भी 6 नहीं आएगा, एक तो एक बार 6 आएगा, 2 बार 6, 3 बार 6, 4 5 6 बार 6 आएगा. ये रैंडम वेरिएबल है. रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ 6s, कितनी बार 6 आ रहा है. तो 0 भी तो आ सकता ना, 6 बार में 6 के 6 बार में 6 आया ही नहीं, होता है ना, कभी बैड लक होगा आप खेलते हो तो. सो
0 हो सकता है 1 2, तो यहाँ पर क्या बोले 2 या 2 से कम, तो 2 या 2 से कम कितने हैं रैंडम वेरिएबल 0 1 2, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, और तीनों केस को प्लस करने का। जब भी इस तरह से केसेस होते हैं ना इसके अंदर तो प्लस करना। ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको क्या सिखाया था याद है ना, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 2 है, अरे इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो आपको मैंने 1 माइनस करने सिखाया, याद आ रहा है 1 माइनस, और फिर क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी x ये इक्वल है तो इक्वल हटा देंगे, लेस देन है तो ग्रेटर देन 2 कर देंगे, तो क्या इससे इजीली सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्यों x इज ग्रेटर देन 2, अब 2 से ग्रेटर क्या है देखो 3 4 5 6, यहाँ तो 1 1 2 3 4 केसेस हो जाएंगे, और उसके बाद 1 में से माइनस भी करना, और यहाँ पर 4 केसेस हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर 3 केसेस थे 0 1 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 4 5 6 आएगा, इसलिए 1 माइनस मत करो, नहीं तो आप बोलोगे ना सर 1 माइनस करते दो, यहाँ 3 केसेस आ रहा है, 1 माइनस करेंगे तो और 4 केसेस हो जाएगा, इसलिए मत करो। अब यहाँ पर फॉर्मूलेज अप्लाई करो सबके लिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर रखोगे x की जगह 0, n की जगह पर 6, n 6 है, सो 6c x की जगह पर 0 रखा, ओके p देखो 1/6 है, q 5/6 है, 1/6 ये 0 है तो ये भी 0, q 5/6 है, ये देखो q, और 6 माइनस 0 यहाँ पर आया, ये किसके लिए आया 6 माइनस 0, ये पहला हो गया इसके लिए। अभी दोनों के लिए लिखो, x की जगह 1 रखो, यही 6c1, जहाँ 0 था वहाँ 1 रखना, 6 माइनस 1 प्लस ये इसका हो गया। अब ये तीसरे वाले का प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, तो ये है 6c2 1/6 रेज टू, ये 2 यहाँ आया, 5/6 6 माइनस 2 यहाँ पर आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, डरो मत। c 0 है मतलब 1, पावर 0 है मतलब 1, 5/6 रेज टू 6 है तो 5/6 रेज टू 6 माइनस 0 6, c 6 c 1 है मतलब ये 6 आंसर आएगा, 1/6 रेज टू 1 है तो वही आएगा, और ये क्या आया 5/6 रेज टू 6 माइनस 1 5 आया, प्लस 6c2 सॉल्व करो ना, 6c2 यानी 6 को 2 बार कम करो, 6 इंटू 5, और नीचे जो 2 है उसको 1 तक लेके जाओ, 2 इंटू 1, सो 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अभी भी आपको ये नहीं आ रहा है तो मेरा बेसिक लेक्चर देखो, इस चैप्टर का पार्ट 1 देखो, उसमें मैंने अच्छे से बताया। 1/6 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ओके, इंटू यहाँ पर क्या है 6 माइनस 2 4, तो 5 रेज टू 4/6 रेज टू 4, या तो 5/6 रेज टू कॉमन 4, ओके, 5/6 रेज टू ये इस तरह से 5/6 है, ओके, 5/6 रेज टू 4। अब ये सब आ चुका है, इसको सिंप्लीफाई यहाँ करता हूँ मैं, ये सब रफ वर्क था। हाँ चलो, इसके बाद देखो क्या करना है, ये जो 1 इंटू 1 है ये हट जाएगा, 5/6 रेज टू 6 आ जाएगा यहाँ पर, 5/6 रेज टू 6 सिंप्लीफाई करना है अब हमें, प्लस यहाँ पर देखो ये 6 और 6 कैंसिल कर दिया मैं, ओके, 6 और 6 कैंसिल, और यहाँ पर क्या आएगा, या तो फिर हाँ चलो कैंसिल कर देते, 5/6 रेज टू 5 आ गया, 5/6 रेज टू 5, ओके, और प्लस देखो यहाँ पर क्या किया है कि ये 15 इंटू 1/6 स्क्वायर, ओके, 1 का स्क्वायर 1 6 स्क्वायर, तो 15 1 ज़ा 15/6 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया 5/4, अरे 5/6 रेज टू 4, ओके, ये आ चुका है। अब क्या करते देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर ये 5/6 देखो तीनों में है, 5/6 जो है ना कॉमन लेते, 5/6 कॉमन ले लिया, बट 5/6 का पावर 6 है, 5 है, 4 है, कम कौन सा पावर है 4, तो पावर 4 को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 5/6 का स्क्वायर, क्योंकि 4 पावर आ गया बाहर तो स्क्वायर बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 5/6 ओनली, 4 पावर बाहर आ गया तो एक ही बच गया, प्लस यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया तो 15/6 स्क्वायर बच गया, ओके, और इसको भी कर सकते हैं 5 स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये भी 6 स्क्वायर है, ये भी 6 स्क्वायर है, ये ओनली 6 है, तो यहाँ पर अगर हम कैंसिल नहीं करते तो भी चलता, लेकिन अब कर दिया है तो एक काम करो, यहाँ पर ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए, इससे क्या होगा हमको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम कुछ करना नहीं पड़ेगा, सबका बेस सेम हो जाएगा, तो ये 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर है, प्लस यहाँ 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 6 5 30/6 स्क्वायर प्लस 15/6 स्क्वायर, और ये जो 5 स्क्वायर है इसको 25 कर दो, है ना, 5 स्क्वायर 25। अब इजीली क्या सबका बेस सेम हो गया, तो ये हो गया 5/6 रेज टू 4, 6 स्क्वायर सबका बेस है, ओके, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, 25 और 15 40
और 30 70 हो गया, और सबका जो ये है 1 मिनट ये आ चुका है। सो एग्जैक्टली ये क्या है 5/6⁴ और इंटू ये 70/36 आया। इसको और कट कर सकते हो, ये 2 से 2 18 जा और 2 35 जा, तो कितना आएगा देखो 5/6⁴ ये तो आ चुका है, और यहाँ पर 35/18 देखो 35 को लिख सकते हैं 5 7 जा, और 18 को क्या लिख सकते हैं 6 3 जा, है ना। क्यों कर रहा है ऐसे में, और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आंसर तो आ चुका है, इसको भी आंसर लिखोगे तो चलेगा। सो ये हो गया, देखो यहाँ से ये जो 5 है इक्वल यहीं पर लिख दे, 5⁴ था, ये 5 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 5⁵ हो गया, और ये 6 यहाँ आ गया 6 में तो 6⁵, यानी एक 5 और 6 यहाँ से इधर ले लो तो ये पावर 4 था, पावर 5 हो गया, और यहाँ एक्स्ट्रा क्या बचा ओनली 7/3। सो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से करना है, काफ़ी सिंपल है, टेंशन मत लो। ओके, यहाँ से कॉपी करना, यहाँ से लिखना, ये समझा ना आपको। ये वापस बताता हूँ, यहाँ लाइट है आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर से बताता हूँ ये वाला स्टेप, हाँ लाइट में दिखा नहीं होगा। यहाँ देखो ये 6² है तो ये 6² कॉमन आ गया, अपॉन 25 और 15 40 और 30 70। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 5/6⁴ है, और यहाँ पर क्या आया 70/6² 36 है, तो कैंसिल कर दो, 2 18 जा और 2 35 जा, 2 से कैंसिल किया तो ये 5/6⁴ है। 35 को किया 5 7 जा 35, 18 को किया 6 3 जा 18। ऐसा करने से क्या हुआ, एक 5 6 बाहर आएगा, ये 5 इसके पास आ गया, 6 इसके पास, ये ⁴ था, एक 5 और 6 आ गया तो ⁵ हो गया, और 7/3 बच गया। ये आ गया आंसर, यहाँ से कॉपी करो 10th वाला। चलो अगला क्वेश्चन 11th, एकदम ध्यान से देखो। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव। कोई भी आर्टिकल सामान अगर आप बनाते हो तो 10% उसमें से डिफेक्टिव होता है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव। तो सबसे पहले आपको दे दिया है n, 12 दिया है, 12 आर्टिकल है, उसमें से 9 जो है डिफेक्टिव आना चाहिए। तो ये जो 9 है मतलब x दे दिया है, एक ही क्वेश्चन है। ओके, x की वैल्यू 9 है, 9 डिफेक्टिव आना चाहिए। अभी यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स। ओके, अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यू कैन राइट, क्वेश्चन क्या है 9 आर डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब गेटिंग, प्रोबेबिलिटी सक्सेस इज गेटिंग डिफेक्टिव आर्टिकल, यानी जो हमारा आर्टिकल है वो डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर P है। तो P क्या हो गया, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया 10% ऑफ आर्टिकल आर डिफेक्टिव, तो P क्या है 10%। 10% पहले लिख सकते हो, यहाँ पर 10% इस तरह से होता है 10%। सो 10% क्या होता है 10/100, 0 0 कट, सो P कितना आ गया 1/10। P 1/10 आया तो Q क्या करोगे हमेशा की तरह 1 - P, 1 - 1/P। सो क्या आ गया Q यहाँ पर, Q इज इक्वल टू 10 × 1 10, 10 - 1 9/10। तो P और Q मिल गया आपको, N मिल गया, P Q। इसके बाद केसेस होते हैं। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, X 9 दिया है कि 9 आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप लिखोगे रैंडम वेरिएबल करेस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, P, n कितना है 12, P कितना है 1/10। इसको याद रखो, ये जो मैं हमेशा लिख रहा हूँ ना, ये तरीका होता है लिखने का। यहाँ पर हमेशा n, P इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ये इस तरह से। इसके बाद क्या v है, फॉर्मूला लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, ये तो आपको याद ही है, NCx P⁴x Q⁻n - x, बार बार एक ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे। अब ये जो 9 डिफेक्टिव आना चाहिए पहले ही दिया था, x इज इक्वल टू 9। सो ये जो n है वो 12 है, 12 में से 9 डिफेक्टिव आना चाहिए। P वैल्यू इज़ 1/10⁻x, x अगेन ये जो है यहाँ होता है वही x होता है। फिर Q वैल्यू इज़ 9/10, और यहाँ पर n - x है, 12 - 9। अब देखो 12 - 9 को अगर सॉल्व करना है, 12C9 को, तो मैंने आपको कैसे सिखाया है, 12C9 है ना, तो 12C, 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, इसको सॉल्व करो। 12 को 3 बार कम करो, 12 11 10, 1 2 3 बार कम किया। ये जो 3 है उसको 1 तक लेके जाओ, 3 2 1, फिर 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा, सो कितना मिल गया देखो, 2 11 ज़ा 22, 10 ज़ा 220, 220 मिला। ये कितना है 220। ओके,
इतना आ चुका है, इंटू 1/10⁻⁹, ओके ये ऐसे ही रखते चलो, इंटू 9/10⁻⁴, कितना आ गया 12 - 9 3। सो फाइनली आंसर क्या मिल गया, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू, ये क्या है 220, ये देखो 1/9 तो 1 ही रहेगा, 9 क्यूब, तो यहाँ पर आ गया 9 क्यूब अपॉन ये 1/9 1 हो गया, ये क्या है 10 क्यूब और ये 10⁻9, 10⁻9 और 10 क्यूब 10⁻12 हो गया, 10⁻12। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1 0 0 कैंसिल कर सकते हो, वरना इसको ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक लाइन और कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये 10 है, 10⁻12 है, एक 10 से ये 0 कैंसिल अगर करते हो तो ये 22 होता है, एक 0 कैंसिल, यहाँ से एक 10 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 क्यूब आ जाएगा ऊपर, और ये 10⁻12 में से एक 10 का 0 कैंसिल हुआ तो 10⁻11 आ गया। तो ये फाइनल आंसर और सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया। ये सारा रफ वर्क था, ये नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करो। 11th सॉल्यूशन बहुत ही आसान। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देखोगे 12th क्वेश्चन है, 12th के अंदर 4 सब क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन। सिर्फ 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो n इंटू पी होती है, और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस ऑफ x वो एन पी क्यू होता है। बस इतना आपको पता होगा तो बस समझो आ गया। यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन 12 में दिया है, गिवन दैट फॉर अ रैंडम वेरिएबल इट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p। ओके, यहाँ n की वैल्यू पहले क्वेश्चन में 10 दिया है, p की वैल्यू 0.4 दी है। हम लोगों को ex निकालना है, यानी मीन निकालना है और वेरिएंस ऑफ x निकालना है। कैसे करेंगे देखो, एन पी पता है, सबसे पहले क्यू निकाल के रख लो हमेशा, क्योंकि आपको पता है ना हमेशा एन पी और क्यू ये तीनों हमारे पास होने चाहिए। बिकॉज अगर आपको ई एक्स निकालना है मीन तो एन पी होना चाहिए, तो एन पी है ऑलरेडी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। बट वेरिएंस निकालते समय एन पी क्यू की भी जरूरत होती है। क्यू कैसे निकालोगे, 1 माइनस पी होता है, 1 माइनस पी कितना है 0.4 दिया है, सो क्यू आ गया 1 में से 0.4 माइनस किया तो 0.6। Q मिल गया, N ऑलरेडी हमें पता है, P पता है। नाउ वी वांट टू फाइंड EX, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या तो मीन। उसका फॉर्मूला क्या होता है NP, बेसिक में मैंने आपको बताया था। N कितना है देखो, N इज 10, P इज 0.4। 10 और 0.4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 4 आ जाएगा, है ना, डेसिमल सरक जाएगा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज मीन इज 4। दूसरा क्या फाइंड करना है, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x। ये क्या होता है एन पी क्यू, एन पी क्यू, एन पी ऑलरेडी 4 है तो एन पी का डायरेक्ट वैल्यू 4 रखो, या तो वापस से एन की जगह 10 रखो, पी की जगह 0.4 रखो। चलो कर देते हैं वैसे, एन 10 है, पी 0.4 है, क्यू कितना है देखो 0.6। तो ये क्या हो गया 10 इंटू 0.4, 4 इंटू 0.6, 4 6 24, 1 डिजिट पे पॉइंट, ये आ गया वेरिएंस। किसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो क्या करना, इस वेरिएंस का रूट निकाल देना, बस हो गया, इतना आसान, समझे। ये हो गया पहला क्वेश्चन 12 में, बहुत ही आसान है, ये 2 सिंपल फॉर्मूले यूज़ करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा तो ये कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो P दिया है और EX दिया है, अब की बार EX दिया हुआ है। यहाँ क्या था EX निकालना था, बट यहाँ EX दिया है। यहाँ पर N दिया हुआ था, यहाँ N निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। EX दिया है ना, तो आप पहले P दिया है तो Q निकाल के रखो। Q क्या आएगा 1 माइनस P, 1 माइनस 0.6 तो 0.4। Q की वैल्यू आप लिख दो यहाँ पर, Q 0.4 हमारे पास है, हाईलाइट करके रखो, ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी, जो वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले हम लोग को EX की वैल्यू है ना, तो EX का फॉर्मूला यूज़ करो। व्हाट इज EX, दैट इज NP। EX कितना है 6, N इंटू पी, N पता नहीं है, इंटू P 0.6 है। अब n निकालने के लिए 0.6 को यहाँ लाओ तो 6/0.6 हो गया और n। सो ये क्या हो जाएगा देखो, ये 10 से मल्टीप्लाई करो, n इज इक्वल टू 60/6। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, डेसिमल हटाने के लिए, तो यहाँ डेसिमल हट के 6 हो गया, बट यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो गया 60, सो 10 आ गया। सो n कितना आ गया 10, ये तो n आ गया। अब दूसरा वेरिएंस बोला निकालने, वेरिएंस ऑफ x कैसे करोगे, n p q। अब n कितना है देखो 10, p यहाँ देखो 0.6 और q 0.4। अब देखो 10 इंटू 0.6 6 आ जाएगा ना, पॉइंट हट जाएगा, इंटू 0.4, 6 4 ज़ा 24, 1 डिजिट पे पॉइंट, ये वेरिएंस आ गया।
देखा आपने कितने आसानी से हमने निकाला। अच्छा ये फॉर्मूला है, हाँ ये फॉर्मूला पहले दिया था, ये फर्स्ट सोल्यूशन, ओके सेकंड सोल्यूशन ये यहाँ से यहाँ है, ठीक है यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये फॉर्मूला मैंने लिखा था। फॉर्मूला अब याद रखो, ओके। और 2 सब क्वेश्चन है 12 में, वो भी बता देता, इसको कॉपी कर लो। इस चैप्टर का आखिरी सवाल 12 में थर्ड, देखो n दिया है, ex दिया है, p निकालना और hd। तो सबसे पहले देखो p दिया है ना, ex क्या होता है पता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज n इंटू पी। ex का वैल्यू 10 है, ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, याद करके रखो। n 25, p वी हैव टू फाइंड, तो 25 यहाँ आया तो 10/25 इज इक्वल टू पी। तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो p कितना आ गया 2/5 आ गया p। अब q कैसे आ जाएगा, q इज़ 1 माइनस पी, 1 माइनस 2/5, सो q इज इक्वल टू 5 1 5 माइनस 2 3/5 आ गया। अब देखो p और q पता चल गया और n ऑलरेडी पता है हमको। अभी क्या निकालना है, ex p निकालना था, p आ चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है x। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस निकालना चाहिए और वो होता है NPQ। NP जो है ना, n इंटू पी, डायरेक्ट देखो ex है 10, तो डायरेक्ट NP की जगह पे 10 रखोगे तो भी चलेगा, ओके डायरेक्ट दिया हुआ। या तो आप NPQ तीनों की वैल्यू रखते हो, NPQ तो भी वही आने वाला है। और Q की वैल्यू क्या है 3/5, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। नहीं समझा होगा तो यहाँ NPQ तीनों की वैल्यू रखना, NPQ तो फिर भी 6 आ जाएगा। यह आ गया वेरिएंस x। लेकिन निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्या सिखाया था मैंने, रूट करना हमेशा। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन करने बोला जाए आप रूट करो। रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस कितना है 6, तो रूट ऑफ 6 सॉल्व होता है नहीं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया √6। बस कितना सिंपल है। देखो अभी देखो अगला 4th वाला, ये भी वैसे ही है, वेरिएंस निकालने बोला है, n 10 दिया है और ex है। एक काम करो, ex का फॉर्मूला यूज़ करो, यहाँ पर लिख देना v है, हमारे पास फॉर्मूला है ये। ex कितना है 8, n 10, p पता नहीं, 10 इस तरफ आएगा तो 8/10 इज इक्वल टू p। 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, सो p आ गया 4/5, p मिल चुका है हमें। अब देखो वेरिएंस निकालने के लिए q की जरूरत होती है, 1 माइनस p कर दो। 1 माइनस p क्या है 4/5, सो q इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 माइनस 4 1/5, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 1/5। p q और n पता है, वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस ऑफ x कैसे करोगे, NPQ होता है, तीनों की वैल्यू अलग अलग रखो, या तो जैसे मैंने यहाँ बताया था NP, ये तो ex है ना, ये NP की वैल्यू है, NP की वैल्यू 8 है, NP की जगह 8 रखो और Q की जगह 1/5, या तो वैल्यू रखो। यहाँ पर अगर मैंने अलग नहीं बताया था, यहाँ देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो, n की जगह 10 रख दो, p 4/5, q 1/5। 5 से ये कैंसिल करोगे, 5 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, देखो वैसे भी NP 8 था यहाँ पर 8, वैसे भी 8 ही आएगा। 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8/5, तो ये क्या आ गया वेरिएंस ऑफ x। क्या फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। देखो वेरिएंस ऑफ x, अगर इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोलता तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज रूट ऑफ 8/5। तो इस तरह से है, ये हो गया यहाँ पर 12th का 3rd और 4th। इसको पहले कॉपी करो फिर आगे की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ जो नया सिलेबस है 12th का मैथ्स 2 के अंदर लास्ट चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं है। 2020 में पूरा का पूरा जो चैप्टर है एक ही एक्सरसाइज है 8.1, उसमें 12 क्वेश्चन है। सारे के सारे जो 12th क्वेश्चन जो है 12th, वो पूरे 12 में भी 4 सब क्वेश्चन थे, सब के सब मैंने करा दिए, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। और आपका यहाँ पर ये 8वां चैप्टर जो है मैथ्स 2 खत्म हुआ, यानी कि पूरी मैथ्स 2 की बुक में 8 चैप्टर है। इसमें से एक मेरा डिफरेंशियल बाकी है, मैं अब वो डिफरेंशियल लेने वाला हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए मैंने रुका दिया उसको, अब वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर आपके मैंने अभी तक मैंने क्या किया है कि पूरे मैथ्स 2 के अंदर 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक बच गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, डिफरेंशियल के पहले मैं एक चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, वो है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बहुत मज़ा आएगा आपको। और जो आपने 11th में लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट अगर सीखा होगा तो उससे रिलेटेड है, नहीं भी सीखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से बताऊंगा, आसान करके बताऊंगा, मज़ा आएगा। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सिर्फ लॉजिक है, एक बार आ गया तो सब आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा हो रहा है, ओके। अगर आपको भी लगता है कि यस ये चैनल यूज़फुल है
तो इस चैनल को यार अपने दोस्तों में शेयर करो। मैं 11th 10th के भी लेक्चर डाल रहा हूँ मैथ्स के। आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, पड़ोसी होंगे, जूनियर्स होंगे, उन तक मेरी लिंक्स को पहुँचाओ। अपने स्कूल में, कॉलेजेस में आपकी इन लेक्चर्स को पहुँचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सके। और चैनल पर आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। इसके साथ ही अभी मैंने जो है आपके 15 में से 12 जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिए। सिर्फ 3 चैप्टर बचे, कौन से? LPP जो कल से स्टार्ट होगा, लाइन एंड प्लेन एक है, और डिफरेंशियल। ओके, तो करते हैं जल्दी जल्दी, LPP ख़त्म पहले। चलो बाय।